लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस की चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने साइंस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो साइंस और अदर सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी जो है एक ना एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए ही हैं कि दूसरे लोग कहते हैं ओह फिर से नहीं, हम लोग क्या करेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला दिन होने वाला है या फिर बहुत ही गर्मी आने जा रहा है। ओके, हम लोग इस गर्मी में इतना कंफर्टेबल फील ऐसे ही करते हैं और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, लाइट भी चली गई। एक न एक बार तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही होगा। ये जो इससे हम लोगों को ये इंडिकेट होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा महत्व है। यदि हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। ओके, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स और एलईडीज़ है जो हमारे घर को रोशन करते हैं, जगमग करते हैं। नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे स्ट्रीट को जगमग करते हैं। ओके, जिसके लाइट से हम लोग आगे जा पाते हैं। ओके, तो इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर फैंस की बात करें तो समर के टाइम में, हॉट समर में बहुत ही गर्मी पड़ती है तो फैंस जो हमें कूलिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर है ये हमारे फूड आइटम्स को कूल रखता है। रेडियो और टेलीविज़न जो कि हमें एजुकेट करते हैं, इंटरटेन करते हैं। ओके, और जो मेट्रो ट्रेन्स है वो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब सभी जो है, ये चाहे वो ट्रेन हो या फिर कुछ दूसरे डिवाइसेस या एप्लीकेंसेस हो, इन सभी को अपने वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। पिछले सेंचुरी का जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था वो था द कंप्यूटर। ओके, जो कंप्यूटर उसे भी यूपीएस की ज़रूरत होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है, पंप्स है, जो कि फार्मर्स को अपनी फील्ड में काम करने के लिए, अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए हेल्प करते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंप भी काम नहीं करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर्स भी काम नहीं करेंगे। हम यहाँ तक हम लोग फैक्ट्रीज़ की भी बात करें जो कि हमारे लिए फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्लोथ्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यूटेंसिल्स, ग्रास और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ उन फैक्ट्रीज में भी तो मशीन लगी हुई थी, मशीन भी, वो मशीन्स भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही चलता है। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो सोचिए कितना दिक्कत हमें अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ेगा। यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी और डेवलपमेंट के इतिहास की तरफ देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो 16th सेंचुरी था जब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन डिस्कवर हुआ था। पाया गया था कि जब एम्बर को फ्लैनल के एक पीस के अगेंस्ट में रब किया जाता है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ड्राई ग्रास लीव्स हो गए, सूखी घास पत्ती हो गई, ओके, पेपर के टाइनी पीसेस हो गए, छोटे छोटे टुकड़े को वह अट्रैक्ट कर लेता है। उसके साथ साथ स्मॉल पिच बॉल्स को वह अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एम्बर के द्वारा उस समय ही दिखाया गया जब उसे फ्लैनल के अगेंस्ट में रब किया गया, लेकिन जब तक उसे फ्लैनल के पीस के अगेंस्ट में नहीं रब किया गया था तब तक एम्बर की तरह ऐसा कोई भी फिनोमिनन नहीं दिखाया जाता, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाया जाता। तो रब्ड पीस है एम्बर का, उसे कहा गया कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर चुका है। एम्बर के लिए जो ग्रीक नेम है वो है इलेक्ट्रॉन, और इसका जो नेम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रिक, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहे हैं, तो ये जो नाम है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रॉन से ही तो लिया गया है। मतलब एम्बर का ग्रीक नेम हुआ इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से ही आया है। एम्बर के डिस्कवरी के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट ये किए गए कि क्या दूसरे सब्सटेंस भी ऐसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्या दूसरे सब्सटेंस में भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे वर्क के लिए, ऐसे काम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है ये इंग्लिश फिजिशियन या फिजिस्ट कर सकते हैं। ओके, विलियम गिलबर्ट के द्वारा किया गया
1540 से 1603 के बीच में। ओके, वो जो है इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि डायमंड हो गया, शेफायर हो गया, ओपेल और रॉक सैल्ट मतलब कि जिसे हम सिंधा नमक कहते हैं, उसके द्वारा भी ये प्रॉपर्टीज दिखाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज तब कहा जाता है और सिंपली चार्ज तब कहा जाता है जब उसके पास लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी हो। इनमें से जो ज़्यादा सब्सटेंस जो है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता है क्योंकि वो जो है अनचार्ज होते हैं। अब हम लोग नीचे कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ दिए गए हैं कि कैसे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है और उसके पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है जब वो चार्ज होता है। ओके, सबसे पहले एक्टिविटी 1, हम लोगों को एक ड्राई प्लास्टिक कॉम्ब लेना है जिसमें लोग कंघी कहते हैं, वो हम लोगों को लेना है। उसे हमें अपने ड्राई हेयर में, अपने सूखे बालों में बहुत ही तेज़ी के साथ रगड़ना है। अब इस कॉम्ब को आप क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़े कर लेना हमें पेपर्स के। अब इस कॉम्ब को उन छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े के पास लाना है। आप लोग देखिएगा कि जो पेपर बीट्स है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये ड्राई कॉम्ब के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ड्राई कॉम्ब जो है ये इन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि एक ड्राई प्लास्टिक कॉम्ब जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है जब उसे प्रॉपरली रब किया गया। 52, अब हम लोगों को एक ड्राई मेटल कॉम्ब लेना है। उस समय हम लोगों ने प्लास्टिक कॉम्ब लिया था, अब हमें मेटल कॉम्ब लेना है और उसे जो है टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लाना है। और कब लाना है? जब हम लोग उसे अपने ड्राई हेयर में तेज़ी के साथ रब कर लिए, उसके बाद हमें वहाँ पर लाना है टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास। ओके, तो क्या क्वेश्चन है कि क्या वो जो टाइनी बिट्स है पेपर के वो उस कॉम्ब की तरफ फ्लाई ऑफ होते हैं, क्या वो उनके कॉम्ब की तरफ चिपकते हैं? तो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। ये दिखाता है कि जो ड्राई मेटल कॉम्ब है इसे बहुत ही तेज़ी के साथ रगड़ने के बाद भी, रब करने के बाद भी ये चार्ज अप नहीं हुआ है। ओके, ऐसे ही कुछ सिमिलर एक्टिविटी किए गए, उनके रिजल्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिजल्ट जो है वो नीचे हमारे पास टेबल उसमें समराइज किया गया है। मटेरियल प्लास्टिक कॉम्ब क्या है? मेटेलिक तो है नहीं, वो तो नॉन मेटेलिक है। तो इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये रबिंग करने पे, रगड़ने पे ये चार्ज हो जाता है। सेकेंड, मेटल कॉम्ब मेटेलिक है, ये जो है रब करने पे चार्ज नहीं होता है। तो प्लास्टिक कॉम्ब और मेटल कॉम्ब के बारे में हम लोग एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में जान चुके हैं। अब जो 4 हमारे पास दिए हैं इसके बारे में हम लोगों ने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है। थर्ड, ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये भी नॉन मेटेलिक है क्योंकि ये प्लास्टिक का है। अब जब इसे हम लोग रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, मतलब गेट चार्ज अपॉन रबिंग, रब करने पे ये चार्ज हो जाता है। फोर्थ, इबोनाइट रॉड, ये जो है ये नॉन मेटेलिक है, ठीक है, और इसे भी जब रब किया जाता है तो ये भी चार्ज हो जाता है। फिफ्थ, ग्लास रॉड, ये भी नॉन मेटेलिक है, इसे भी रब करने पे ये चार्ज हो जाता है। मेटल पेन तो मेटेलिक है, इसे जब रब किया जाता है तो ये चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नॉन मेटेलिक और 2 मेटेलिक दिखाए गए थे। तो जो भी 4 नॉन मेटेलिक थे ये इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये रब करने पर चार्ज हो जाते हैं, और जो भी 2 मेटेलिक थे ये रब करने पर चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एक्टिविटी 2 के रिजल्ट से हम लोगों को ये पता चलता है, हम लोग ये जान पाते हैं कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है ये इनको रबिंग करने पे ये चार्ज नहीं हो पाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट वो रब करने पर चार्ज हो जाते हैं। तो हम लोग 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में अब देख पा रहे हैं कि तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है नेचर में, जो कि रबिंग करने पे चार्ज हो जाते हैं और दूसरा जो कि रबिंग करने पर चार्ज नहीं हो पाते। मेटेलिक मटेरियल जो कि रबिंग करने पर चार्ज नहीं हो पाते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से ईजिली पास होने देते हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। वो रबिंग करने पे तो चार्ज नहीं होते हैं लेकिन क्या होता है उनके साथ कि वो इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली अपने से पास होने का मौका दे देते हैं, तो इसे कहा जाता है कंडक्टर्स। नॉर्मली देखा जाए कि जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स है वो चार्ज अब तो हो जाते हैं
लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपनी तरफ से पास होने नहीं देते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पास नहीं हो पाता है। तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है इंसुलेटर्स। इन दोनों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो है ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में एक वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं। ओके, जो डेली लाइफ में लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं ना, इसमें इन दोनों का वैरायटी, एक बड़ा वैरायटी इनका पाया जाता है। अब डू यू नो, मेटल्स जो है वो अपनी तरफ से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, हीट को फ्लो होने देते हैं। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स है ये हीट के गुड कंडक्टर्स है और इलेक्ट्रिसिटी के भी एक गुड कंडक्टर्स है। ऑफ चार्जेस इन नेचर, पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, वो इबोनाइट रॉड के द्वारा को यूज़ करके किया जाता था। फ्लेनल के अगेंस्ट में उसे रब किया जाता था, और ग्लास रॉड का भी यूज़ किया जाता था जो कि सिल्क के अगेंस्ट में रब किया जाता था। ओके, तो ये सब जो है हमें एक बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जिसे आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, घर में भी आप लोग इसे करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक्टिविटीज़ को आप लोगों को समझा देता हूँ। एक्टिविटी 3, यहाँ पर हमें 2 एबोनाइट रॉड लेना है, 2 ग्लास रॉड लेना है, 2 स्टैंड्स के साथ और कुछ थ्रेड लेना है। ओके, इबोनाइट रॉड में एक जो है और एक ग्लास रॉड को, एक इबोनाइट रॉड को और एक ग्लास रॉड को 2 स्टैंड्स के साथ हम लोगों को सस्पेंड कर देना है। दोनों में एक एक हम लोगों को निकाल लेना है और उसे जो है रब करना है बहुत ही तेज़ी के साथ। हम लोगों को उसे फ्लैनल के अगेंस्ट में और सिल्क के अगेंस्ट में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या हुआ कि इबोनाइट रॉड को फ्लैनल के अगेंस्ट में और ग्लास रॉड को सिल्क के अगेंस्ट में हम लोगों को तेज़ी के साथ रब करना है। अब हम लोगों को दूसरे इबोनाइट रॉड को लेना है और उसे भी जो है फ्लैनल के अगेंस्ट में रब करके चार्ज अप कर लेना है। अब चार्ज इबोनाइट रॉड को हम लोगों को दूसरे चार्ज इबोनाइट रॉड के पास लाना है। हम लोग ये देखेंगे कि जो चार्ज इबोनाइट रॉड है वो दूसरे चार्ज इबोनाइट रॉड से रिपेल कर जाएगा, मतलब दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों रिपेल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। चार्ज इबोनाइट रॉड है इसे दूसरे ग्लास रॉड के पास हम लोगों को ले जाके उसके पास ले जाना है। हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है ये चार्ज इबोनाइट रॉड के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन को आप दूसरे ग्लास रॉड को चार्ज करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, अब लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर पाए हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट सिर्फ एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि ये दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स अप्लाई करता है। ओके, वो एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। जो फोर्स एक्सर्ट किया गया है एक चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स हो सकता है रिपल्सन का। जब 2 चार्ज ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, जब 2 चार्ज ऑब्जेक्ट नेचर में सिमिलर है तो वहाँ पर रिपल्सन होगा, वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। सेकेंड, जब 2 चार्ज ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट है नेचर में वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक अट्रैक्शन का फोर्स आया और एक रिपल्सन का फोर्स आया। इनके बिहेवियर में डिफरेंस के कारण हम लोग कह सकते हैं कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं नेचर में। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए करते थे वो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ओके, कि 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं नेचर में, उन्हें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में रेफर किया जाता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने ग्लास रॉड पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था सिल्क के अगेंस्ट में रब करने पे उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था फ्लैनल के अगेंस्ट पे इबोनाइट रॉड को रब करने पे उसे नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के अगेंस्ट में रब किया गया तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और इबोनाइट रॉड को जब फ्लैनल के अगेंस्ट में रब किया गया तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और इसे देने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन को एक बेसिक रूल के साथ यूज़ करते हैं कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल कर जाते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी भी
अननोन चार्ज के नेचर को डिसाइड करने में। जो अननोन चार्ज है वो पॉजिटिव होगा यदि वो चार्ज अप ग्लास रॉड की तरह रिपेल कर दिया जाए और चार्ज अप इबोनाइट रॉड की तरह अट्रैक्ट कर लिया जाए, और वो तब नेगेटिव होगा जब वो चार्ज अप ग्लास रॉड की तरह अट्रैक्ट कर लिया जाए और चार्ज अप इबोनाइट रॉड की तरह रिपेल कर दिया जाए। चार्जेस जो है ये पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग जो है ये जान चुके हैं कि इबोनाइट रॉड जो है जब उसे फ्लेनल के अगेंस्ट में रब किया जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ओके, एक थर्मोकोल का एक पीस और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का एक पीस जो है जब उसे पेपर का अगेंस्ट में रब किया जाता है तो वो भी चार्ज हो जाता है। एक प्लास्टिक स्केल भी तब चार्ज हो जाता है जब उसे वुलन क्लॉथ के पीस के अगेंस्ट में रब किया जाता है और फ्लैनल के पीस के अगेंस्ट में रब किया जाता है। हम लोग इन सभी ऑब्जेक्ट के चार्ज अप नेचर को टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि इन्हें जो है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर या फिर ड्राई ग्रास को पिकअप करने के लिए हम लोग जब छोड़ेंगे तो हम लोग इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या, जब हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जैसे कि फ्लैनल का पीस हो गया, ओके, पेपर का पीस हो गया, वुलन क्लॉथ का पीस हो गया, क्या इन सभी केसेस में वो भी चार्ज होते हैं? हाँ, वो भी चार्ज हो जाते हैं। जो फ्लेनल का रबिंग पीस है, मतलब जो फ्लेनल का पीस है, ओके, वुलन क्लॉथ का पीस है, पेपर का पीस है, ये भी पेपर और ड्राई ग्रास के पीसेस को, टाइनी छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया जाता है तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों चार्ज अप ऑब्जेक्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है कि यदि दोनों को एक साथ टाइनी पीस ऑफ पेपर के पास लाया जाए, उसके पास उन्हें लाया जाए, तो जो कॉम्बिनेशन है ये उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो जो कॉम्बिनेशन है ये एक तरह से अनचार्ज ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव करेगा। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यदि जो ऑब्जेक्ट इक्वल चार्जेस को तो कैरी कर रहे हैं लेकिन अपोजिट चार्जेस को कैरी करे, हम लोग ये कह सकते हैं अब कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वो दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस के साथ चार्ज अप हो जाते हैं। दूसरे वर्ड में यदि कहे जाए तो चार्जेस जो है हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। अर्थिंग, सपोज कर लीजिए कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में रख दिया जाता है, तो ये जो कांटेक्ट है ये मेटेलिक वायर के द्वारा भी किया जा सकता है, मेटेलिक वायर के द्वारा भी इस कांटेक्ट को कराया जा सकता है और टच करके भी इसे किया जा सकता है। वार्निंग ये है कि यदि टच करना सेफ है तभी करना चाहिए, नहीं तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट में वो इस कारण से अर्थ में मूव हो जाता है, अर्थिंग के कारण से। ओके, तो क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा चार्ज को लूज कर देता है और वो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम लोग जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि यदि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ में रख दिया जाए, अर्थ के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो वो जो है अपने चार्ज को लूज कर सकता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट का अर्थिंग। अर्थिंग जो है एक चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्ज लूज होने का एक कारण बन सकता है, कारण है। ओके, तो ये जो फैक्ट है ये बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। हमेशा मेटेलिक बॉडी और इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस के जो कि हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग हमेशा अर्थ कर देते हैं, क्योंकि ये उन बॉडीज़ को अनचार्ज रखते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा करके रखते हैं। ओके, क्योंकि अर्थ के कारण इलेक्ट्रिक शॉक्स तो पॉसिबल होते हैं। ओके, तो उससे हम लोग बच जाते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप, चार्जिंग अप के क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो यहाँ पर 3 मेथड जो है आपके बुक में दिए हुए हैं जिससे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। ये जो चार्जिंग है ये पहला फ्रिक्शन से या फिर रब करके किया जाता है। ओके, कांटेक्ट और कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू ये किया जा सकता है। ओके, तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, हम लोग जो है ऑलरेडी इस मेथड के बारे में प्रीवियस पेजेस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इंसुलेटर टाइप ऑब्जेक्ट है ये रबिंग के द्वारा चार्ज अप हो जाता है जब उसे दूसरे सुटेबल ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में रब किया जाता है। ओके, सेकंड, चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। मेथड में एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के
फिजिकल कांटेक्ट में लाया जाता है उसे भी चार्ज कर दिया जाता है। जो ओरिजिनल चार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है ना कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो चार्ज है उसे शेयर कर देता है, मतलब जो चार्ज है वो शेयर हो जाता है। तो ओरिजिनली अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है ये भी अब चार्ज हो जाता है। अब एक्टिविटी 4, एक स्मॉल पिच बॉल लेना और थर्माकोल बॉल लेना है। ओके, पिच बॉल जो है ये ड्रायर एल्डर पिच से बना हुआ होता है। ये एक काइंड का वुड होता है, एक टाइप की लकड़ी होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हल्का होता है। एक वुडन स्टैंड लेना है और उसमें पिच बॉल को सस्पेंड कर देना है। ओके, थर्माकोल बॉल को हम लोगों को सस्पेंड कर देना है कॉटन और सिल्क थ्रेड की मदद से। अब एक ग्लास रॉड लेना है और उसे सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट में रब करके हम लोगों को चार्ज कर देना है। अब इस चार्ज ग्लास रॉड को सस्पेंडेड बॉल के अगेंस्ट में हम लोग उसके नियर में लाना है। ओके, और हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। जो सस्पेंडेड बॉल है ये सबसे पहले चार्ज रॉड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। जब वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है और चार्ज जो है वो शेयर हो जाता है, मतलब कि जो ग्लास रॉड है वो अपने चार्ज को उस पिच बॉल के साथ या थर्माकोल बॉल के साथ शेयर कर देता है और जो पिच बॉल या थर्माकोल बॉल है वो भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब वो एक दूसरे से रिपेल कर जाता है, ग्लास रॉड से वो दूर हट जाता है वो पिच बॉल। तो जो सस्पेंडेड बॉल है वो उसके कांटेक्ट में आने पे ग्लास रॉड के कांटेक्ट में आने पे वो भी एक चार्ज को एक्वायर कर लेता है। तो ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन था, एग्जाम्पल था कंडक्शन और कांटेक्ट के थ्रू चार्जिंग का। जो देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। थर्ड मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले, जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है, तो दो काइंड ऑफ चार्जेस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो सेपरेटेड आउट हो जाते हैं। तो जो अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज है ये नियरेस्ट एंड की तरफ मूव कर जाता है और जो लाइक चार्जेस है ये फादर एंड की तरफ मूव कर जाते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के। तो इस फिनोमिनन को, जिसमें कि चार्जेस का सेपरेशन होता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस के कारण, उसके नेबरहुड में चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस के कारण, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो यही है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का फिनोमिनन। हमारे पास आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इसको फॉलो करके। ओके, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है बिना उसे छुए हुए हमें उस ऑब्जेक्ट के पास लाना है जिसे हम लोगों को चार्ज करना है। ओके, इसके कारण क्या होगा कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उससे जो चार्जेस है वो सेपरेटेड आउट हो जाएंगे। चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके नियर बाई पोजिशन में रखना है और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोगों को हैंड से टच करना है। यदि परमिटेड है तो हम लोग मेटेलिक शिल्डेड मेटेलिक वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसे अर्थ में हम लोगों को कनेक्ट कर देना है। तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो अर्थ हो जाएगा। अब चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन में रखते हुए हम लोग को अपने हैंड को रिमूव कर लेना है अर्थ के कांटेक्ट से। ओके, अब चार्ज ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर रहे थे उसके नेबरहुड से अब चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा लेना है। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो भी अब इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। जो जिस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोगों ने चार्जिंग करने के लिए किया था, ओके, उसका जो साइन है वो, और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने चार्ज किया है उससे अपोजिट होगा। यदि चार्जिंग अप करने के लिए पॉजिटिव का यूज़ किया था तो जो चार्ज अप ऑब्जेक्ट हुआ है, जो चार्ज किया हम लोगों ने, उसका साइन माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं तो हम लोगों को नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और यदि हम लोग नेगेटिवली चार्ज देना चाहते हैं तो हम लोगों को पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, ओके, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने चार्ज ऑब्जेक्ट से, और किसी प्रकार का कोई रबिंग भी नहीं हुआ था चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, तो इन स्टेप्स को हम लोगों ने जब फॉलो किया, इसमें किसी प्रकार का कोई रबिंग भी नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हमारे पास एक न्यू मेथड निकल के आ गया है किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को चार्ज अप करने का। इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो भी स्टेप्स हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए फॉलो किए हैं, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ये अपने फार हिंद चार्ज देते हैं अर्थ को। जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ये अपने फार इंचार्ज अर्थ को दे देते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है ये चार्ज को लूज भी करता है और गेन भी करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है ये एक तरह से सोर्स भी है, ओके, और सिंक भी है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के साथ चार्ज करने में हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डू यू नो, सिंपल डिवाइस बॉडी में चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है जो कि एक बॉक्स में हाउस्ड होता है, ओके। वहाँ पर 2 थिन गोल्ड लीव्स होते हैं जो कि इस रॉड के बॉटम एंड में अटैच होते हैं। जब चार्ज ऑब्जेक्ट मेटल नॉब को टच करता है रॉड के टॉप में, तो चार्जेस जो है लीफ में फ्लो हो जाते हैं और फिर वो डाइवर्ज हो जाते हैं। जो डिग्री है डाइवर्जेंस का, ये उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसको इंडिकेट करता है, ओके। अब चार्जेस इन नेचर, हम लोग अब ये जान चुके हैं कि जो लाइटनिंग है और जो थंडर है ये सब क्लाउड्स में होता है। तो क्लाउड्स में क्या होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन होता है, चार्जेस का एक बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन होता है, ओके। तो ये क्लियर नहीं है कि कैसे ये सब जो चार्जेस है ये प्रोड्यूस होते हैं। ये पाया गया है कि जो बिगर और हेवियर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड में, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो स्मॉलर ड्रॉप्स होते हैं और लाइटर ड्रॉप्स, हल्के और स्मॉलर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। एयर करंट जो है वो लाइटर पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स को अपवर्ड पुश करते हैं और हेवियर नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स को नीचे ही आने देते हैं, ओके। कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस जो है ये क्लाउड्स के लोअर पार्ट में भी रहते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है क्लाउड में, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे। एयर है, इसे बैड कंडक्टर कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इन चार्जेस को एक दूसरे की तरफ मूव करने का मौका नहीं देता है। जब चार्ज बिल्डअप हो जाता है, ओके, और एक सर्टेन लिमिट के सीमा को तोड़ देता है, तो जो एयर है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, वो भी टूट जाता है और अपनी नॉर्मल इंसुलेटिंग नेचर को लूज कर देता है। तो वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में, अचानक एक लार्ज अमाउंट में चार्जेस का फ्लो होता है एयर के कुछ पार्ट से। इस फिनोमिनन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वैसे डिस्चार्ज जो है ये एयर को हीटअप कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, और ग्लोइंग और फ्लैशिंग होने लगता है। ये वैसा फ्लैशिंग होता है जिसे हम लोग लाइटनिंग के तौर पे देख सकते हैं। और जो लाइटनिंग है ये क्रैकिंग के साथ आता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना गरज रहा है, बादल गरज रहा है, ये जो लाइटनिंग होता है ये गर्जन के साथ आता है, जिसे हम लोग थंडर के रूप में हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ओके। दोनों लाइटनिंग और थंडर जो है दोनों एक साथ होते हैं, ओके। और एक पर्टिकुलर इवेंट, लाइटनिंग का एक पर्टिकुलर इवेंट और थंडर जो है ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहता है, ज़्यादा देर तक इसका प्रभाव नहीं रहता, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही ये रहता है। तो लाइटनिंग जो है वो कहीं ना कहीं हर एक सेकेंड, मतलब हर पल 100 टाइम्स स्ट्राइक होता रहता है अर्थ के सरफेस में, ओके। ये था आपके पास डू यू नो। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसे लाइटनिंग के दौरान जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, उसे अवॉइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने ऐसे डिवाइस को बनाने के लिए आइडिया दिया था, ओके। और आज के डेट पर ही देखा जाए तो जितने भी टॉल मल्टी स्टोर्ड ये बिल्डिंग्स हैं या फिर टॉल स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज सिंपली अ लॉन्ग फ्लैट थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल। एक लाइटनिंग कंडक्टर जो है ये मेटल का लॉन्ग, लंबा, फ्लैट और थिक स्ट्रिप होता है। ये जो है अपने जो भी वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए वहाँ पर बहुत बड़ा टावर है, मोबाइल का टावर है या फिर टीवी का टावर है, ठीक है, जो भी सबसे लंबे मॉन्यूमेंट है उसके बराबरी में से बनाया जाता है। इसका जो लोअर एंड होता है ये एक मेटल प्लेट के साथ ज्वाइन होता है, जिसे अर्थ के अंदर दबा दिया जाता है, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसके नीचे इसे दबा दिया गया एक मेटल प्लेट को, ओके। इसके ऊपर एंड में क्या होता है कि स्पाइक लाइक या पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, प्लस माइनस पर है, यहाँ पर क्लाउड बनाए हुए हैं, ओके। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो है ये स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में दो तरह से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पहला स्पाइक लाइक और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है अपर एंड में,
ओके, उसके कारण क्या होता है कि वो क्लाउड्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस को बढ़ने से रोकता है, उसके चांस को रोकता है, ठीक है, चांस को कम करता है अपने नेबरहुड में। और इसके साथ साथ ये वहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है उसके चांस को भी ये रिड्यूस कर देता है। जो फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर है लाइटनिंग कंडक्टर का, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लोइंग के लिए एक इजी और सेफ पैसेज को प्रोवाइड कर देता है जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। जो लाइटनिंग चार्जेस है वो फ्लो डाउन कर जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और इससे स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है वो लाइटनिंग के डैमेजिंग इफेक्ट से सेव हो गया, वो बच चुका है, और किसी प्रकार का कोई भी डैमेज स्ट्रक्चर में नहीं हुआ। तो यही था लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़, इसका एडवांटेज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस किसी भी व्यक्ति को लेने चाहिए जब वो कहीं बाहर में खड़ा हो या फिर कहीं बाहर में वो चल रहा हो, ठीक है, अपने घर से बाहर हो, ओपन एरिया में हो, या फिर कोई पर्सन जो कि हाउस या फिर बिल्डिंग के अंदर हो, उस समय से क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहला हमारे पास आता है कि यदि कोई पर्सन ओपन में है, खुली जगह में है, ओके, तो इससे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लाइटनिंग और थंडरिंग के साइंस को ऑब्जर्व करने पे उसे इमीडिएटली तुरंत ही एक सेफ प्लेस में चला जाना चाहिए, बिना देर किए उसे तुरंत ही एक सेफ प्लेस में चला जाना चाहिए जब वो लाइटनिंग और थंडरिंग के साइंस को ऑब्जर्व कर चुका है, ठीक है। एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग जो है इसके लिए एक सेफर प्लेस हो सकता है। यदि कोई कार के अंदर है, बस के अंदर है, ठीक है, तो वो वहाँ पर सेफ़ है, तो वहाँ पर के डोर्स और विंडोज़ जो इसे बंद कर देना चाहिए, तो वो वहाँ पर सेफ़ हो जाएगा। अब शेड्स और ओपन एरिया से अवॉइड करना चाहिए, वहाँ से हम लोगों को दूर चले जाना चाहिए, ट्रीज से हम लोगों को दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। यदि किसी को ऐसा केस आता है कभी, तो इस चीज़ को यदि वो फॉलो करेगा तो वो बच जाएगा। यदि कोई पर्सन हाउस या बिल्डिंग के अंदर है तो उसे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहला बात कि उसे वाटर के कांटेक्ट से दूर आना चाहिए, उसे वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसे वाटर को छूना नहीं चाहिए। वाटर का कोई भी काम यदि वो कर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वाटर का कोई भी काम नहीं करे, वाटर के कांटेक्ट को वो छोड़ दे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लाइट्स, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट्स को ही ऑन रखना चाहिए, उसके अलावा कोई भी टीवी, कंप्यूटर्स को हम लोगों को नहीं चलाना चाहिए, बाकी सभी चीज़ों को हम लोगों को ऑफ कर देना चाहिए। कोडेड फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ओके। एक लाइटनिंग जो है ये एक्सटीरियर फ़ोन लाइंस को स्ट्राइक कर सकता है, और हम लोगों को मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना होगा जो कि कॉर्डलेस होगा। कॉर्डलेस को हम लोगों को यूज़ करना है, कोडेड फ़ोन्स का हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। तो यही सब सेफ्टी प्रिकॉशंस यदि कोई पर्सन आउटसाइड में हो, यदि कोई पर्सन इनसाइड में हो, बिल्डिंग के अंदर हो, यही सब सेफ्टी प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए, ओके। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक हो गया अब चैप्टर का, एडवांटेजेस ऑफ लाइटनिंग का क्या क्या एडवांटेजेस होता है। लाइटनिंग जो है ये नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और रेन के साथ नीचे आता है। जब बारिश होती है तो वो नीचे आता है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो भी नीड था नाइट्रोजनियस कंपाउंड का, वो भी पूरा हो जाता है। लाइटनिंग जो है ये ऑक्सीजन से ओजोन के फॉर्मेशन में भी रिजल्ट करता है, ओजोन भी फॉर्म हो जाता है। अब ओजोन क्या है? ओजोन जो है एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ सरफेस के बाहर में, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर में, जो कि हम लोगों को सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड से बचा करके रखता है, ओके। अभी तो ओजोन में बहुत सारे होल हो चुके हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। ओजोन लेयर के टूट जाने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है लाइटनिंग का कि वो ओजोन लेयर को फिर से बना देता है। ओजोन ऑक्सीजन से ओजोन को कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। इसके कारण क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं सन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं सन की तरह जो फेंके जाते हैं, उससे हम लोग बच जाते हैं, ओके। जो लाइटनिंग के दौरान जो ह्यूज फ्लो होता है चार्जेस का, ये अर्थ को एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस चीज़ का बैलेंस? उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस कंटेन होते हैं उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यही था लाइटनिंग का एडवांटेजेस।
स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हम लोग का चैप्टर पूरा होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इंटरनल क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।